अच्छा, अब एक ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ इतनी प्रॉब्लम्स ही हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइस इन पॉन्ड्स। और जनरली हम ये देखते हैं कि विंटर सीजन में जहाँ पे मतलब बहुत ठंड पड़ती है, टेम्परेचर नेगेटिव पहुँच जाता है, मान लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज -3 डिग्री सेल्सियस, हैज़ बीन सीन कि वहाँ पे जो लेक्स में या पॉन्ड्स में जो वाटर होता है वो फ्रीज कर जाता है। और आपको उसमें जो वाटर है वो एक फ्रीज कर जाएगा, आइस बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि तो जनरली ये फ्रीजिंग होता है तो वो मतलब टॉप टू बॉटम होता है, मतलब वाटर फ्रीज करना स्टार्ट करता है और नीचे तक पूरा फ्रीज नहीं होता है, बिकॉज एक प्रॉपर्टी है वाटर की कि वो उसका डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो आइस जो है वो लाइटर होने के कारण, वाटर डेंसर होने के कारण जो बॉटम ऑफ द लेक या पॉन्ड्स होते हैं उस पर वाटर समवेयर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। एंड वही एक्वेटिक एनिमल्स के लिए यहाँ पे जब आइस बन जाता है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, तो फिर वाटर से हीट पहले तो गया, लेकिन फाइनली एक समय ऐसा आता है कि वाटर से हीट कंडक्ट करना बंद कर जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। वाटर का जो नीचे है बॉटम पे, दैट इज लिक्विड वाटर है, टेम्परेचर आपका ऊपर आइस दिख रहा है आपको, बट स्टिल एट द बॉटम ऑफ द लेक वाटर होता है दैट 4 डिग्री सेल्सियस, बीइंग डेंसर वो नीचे रहता है। और फिर सब्सिक्वेंटली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंप्रूव करता है और एक्वेटिक एनिमल्स, अब बहुत ज़रूरत है ठंड पड़ेगी तो अलग बात है, बट अदरवाइज तो जितना पीरियड यूजुअली होता है उसमें वो लोग नीचे रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, एंड देन टेम्परेचर इम्प्रूव्स एंड फाइनली चीज़ें एक्वेटिक लाइफ सर्स। अब बात यहाँ पे हमें जो देखना है कि ये जो हाइट फॉर्मेशन हो रहा है या डेप्थ में जो आइस का फॉर्मेशन है उसका हाइट किस तरीके से टाइम पे डिपेंडेंट है। तो जो देखो, मान लो किसी समय पे अभी जब आइस फॉर्म हो रहा है ऑलरेडी x डेप्थ का आइस फॉर्म हो चुका है किसी वेरिएबल इंस्टेंट पे। आइस बनने से पहले वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचना जरूरी है, तो अंदर जो वाटर होगा इसके नीचे जो कि अभी आइस बनेगा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर -θ है। ये x इसका हाइट हो गया या लेंथ हो गया आइस का। इसकी कंडक्टिविटी ऑफ आइस सपोज K आइस है, तो इस समय हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर हायर देन सराउंडिंग, तो हीट फ्लो इस समय पे जो dQ/dt है, द हीट विल फ्लो फ्रॉम वाटर टू द एटमॉस्फेयर dQ/dt। ये किसी इंस्टेंट की बात करें, टी टाइम विल बी K आइस, K ए एरिया, मतलब ये किसका, मतलब ये सपोज ये आपका पॉन्ड है, तो पहले एक बार एरिया हम कंसीडर करते हैं, देन वी विल सी समथिंग इन दिस कि एरिया पे डिपेंडेंस नहीं आएगा, पर पहले ये एरिया कौन सा हो जाएगा कि जो पूरा एरिया ऑफ द लेक या पॉन्ड है। IX टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस हायर माइनस लो, तो आपके पास dQ/dt हो गया, जो इस समय हीट करंट जा रहा है फ्रॉम द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मच हीट फ्लोन पर सेकेंड टू द सराउंडिंग टू द एटमॉस्फेयर। अच्छा, जब वाटर से dQ अमाउंट हीट बाहर गया, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर से अगर dQ अमाउंट ऑफ हीट आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइस। तो स्मॉल फर्दर लेयर ऑफ आइस विल बी फॉर्म। लेट्स एज्यूम दैट थिकनेस इज dx। ये जो dQ अमाउंट बाहर गया वाटर से सराउंडिंग को, तो हीट अगर वाटर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे है
उससे अगर हीट ले लिया जाए तो दैट विल लीड टू द आइस फॉर्मेशन। तो dq कैन बी डन एज, जो dq लिया दैट विल बी dm इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आइस को आप इतना हीट देते हो तो इतना अमाउंट आइस फ्यूज होता है, लेकिन अगर वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस में इतना हीट ले लोगे तो dm मास ऑफ आइस विल बी फॉर्म इनटू, तो q इक्वल टू क्या होता है mLf उस समय, तो dq विल बी, LF तो कांस्टेंट होती है, dm स्मॉल मास फॉर्मेशन इनटू, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं dm LF जो ये dm क्या हो गया, जो ये एक्स्ट्रा लेयर बना, dm इज दिस लेयर जो फॉर्म हुआ, तो दिस dm विल बी इक्वल टू, अगर डेंसिटी ऑफ आइस रो है तो इस dm को हम क्या लिख सकते हैं, रो dv, तो दिस dm कैन बी रिटन एज, dm जो बना रो आइस जो वॉल्यूम है इसका, रो आइस dv विल बी ए एरिया इनटू जो उसका एक्स्ट्रा जो dx लेयर बन गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा रो आइस ए, ये लेटेंट ऑफ फ्यूजन के आइस ए थीटा एक्स, तो ए कैंसिल हो गया, जो कि एक बहुत लॉजिकल कंक्लूजन भी है कि जो आइस का फॉर्मेशन है वो ठीक है, बाहर के टेम्परेचर जितना, मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा, आपका के आइस पे डिपेंड करेगा, वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। देन रो है, LF, ये सब तो कांस्टेंट है, बट मेनली डिपेंडिंग ऑन थीटा, बट नॉट डिपेंडिंग ऑन एरिया। मतलब अगर आपके पास एक स्मॉल लेक है और एक लार्ज लेक है, अगर बाहर का टेम्परेचर सेम है तो एक डेप्थ बनने में टाइम दोनों के इसमें ही सेम लगेगा, मतलब इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। अच्छा, अब टाइम कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा x dx इक्वल टू के आइस, थीटा भी एक कांस्टेंट है क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर फिक्स है, डिवाइडेड बाई रो आइस LF और ये dt ऑन इंटीग्रेटिंग 0 से t और हाइट 0 से, मान लो h हाइट बनना है अप टू h हाइट, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2 के थीटा रो LF इंटू टी, रो LF h स्क्वायर बाई ट्वाइस के थीटा, दिस इज द टाइम taken to form a layer of thickness of ice thickness of H from 0 to H, तो H 0 स्टार्टिंग से लेके H बनने में इतना टाइम लगेगा, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, नोट करने के पॉइंट क्या है, ये टाइम प्रोपोर्शनल टू H स्क्वायर है, क्योंकि लॉजिकल है, जितना ज़्यादा हाइट चाहिए उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, थीटा एक्चुअली माइनस थीटा है, पर हमने वो यूज़ किया तो मैग्नीट्यूड, बात सही है, अगर -30 डिग्री सेल्सियस है तो आइस उतना ही लेयर बनने में टाइम कम लगेगा, -10 है, मैग्नीट्यूड 10 हो गया तो रिलेटिवली ज़्यादा लगेगा। ये सब तो कांस्टेंट है, तो ये आपका पर एरिया पे इंडिपेंडेंट है, एरिया से ये इंडिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे छोटा लेक हो चाहे बड़ा लेक हो, अगर बाहर का टेम्परेचर सेम है तो एक पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ आइस फॉर्म होने के लिए टाइम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो ये हो गया, अगर आपको सपोज कोई हाइट h1 से h2 चाहिए टाइम, तो सपोज h1 छोटा है तो h1 बनने के लिए लगेगा t1, तो आपका t1 हो जाएगा रो LF h1 स्क्वायर 2k थीटा, और फिर t2 और h2 पूरा बनने के लिए t2 टाइम
T1 से H1 से H2 के लिए T2 माइनस T1। तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि सपोज ओरिजिनल हाइट H1 है, बाद में आपको H2 बनना है, डेप्थ जाना है, तो 0 से T, तो वहाँ टाइम ही आ जाएगा H1 से H2 बनने के लिए। तो इसको यूज़ करना है तो क्या करो, H2 बनने के लिए टाइम निकालो, H1 बनने के लिए टाइम निकालो, H2 बनने के लिए टाइम निकालो, एंड T2 माइनस T1 करो। तो इस तरीके से, और डिपेंडेंस बोर्ड पे क्वेश्चन ये आप रिजल्ट भी याद रख सकते हो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा ही आता है। फिर ऐसा भी आता है कि 2 अगर सपोज आपको 1 मीटर हाइट बनना है तो 3 सेकेंड लगता है, या कोई 3 मिनट्स लगता है, या कोई टाइम दिया T1 लगता है, तो 5 मीटर बनने में कितना टाइम लगेगा। तो बाकी सब पैरामीटर फिक्स है, केवल T1/T2 इज H1/H2 का स्क्वायर पे डिपेंडेंस है। कभी ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर -10 था, तब H1 हाइट बनने में इतना टाइम लगता है, तो टेम्परेचर मान लो -20 हो गया, तब 20 हाइट बनने के लिए कितना लगेगा। मतलब H भी वेरी कर रहा है पर थीटा भी वेरी कर रहा है, तब आपके लिए ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे प्रैक्टिकली आइस और का, लेकिन ये दोनों भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो T1/T2 इज H1/H2 का स्क्वायर, θ2/θ। तो ये चीज़ मतलब इसकी इम्पोर्टेंस इस बारे में भी है। T1/T2 H1/H2 का स्क्वायर, θ2/θ1, वेर θ2 θ1 टेम्परेचर -θ2 -θ1 होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट एक है कि जैसे अगर रेट ऑफ, मतलब आपके किसी कंटेनर में बॉइलिंग वाटर है, मतलब सपोज ऐसा सिनेरियो है बर्नर है, यहाँ पे वाटर है, यू आर हीटिंग, ये आपका ये एक्स है, इसका कंडक्टिविटी के है, एरिया ऑफ द जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में वो सपोज ए है, यहाँ पे सरफेस एरिया कौन सा होगा जो कांटेक्ट में, इसके जो मतलब जो हीट कंडक्शन है उसके परपेंडिकुलर एरिया जो है। तो पहले तो क्या होगा, जब यहाँ से एक्चुअली इधर से हीट करंट जा रहा है, कंडक्ट हो रहा है, बट इधर ये जो है इस जो हीट अंदर एंटर कर रहा है वो इसको इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो सपोज टेम्परेचर जब इसका 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर T0 है, फिक्स है, कांस्टेंट है फ्लेम का। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, उस समय कोई पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर, तो 100 के बाद तो क्या होगा, स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। तो इस समय हीट करंट क्या है, इस समय हीट करंट की वैल्यू तो है dQ/dt जो है दैट इज द K/A/x, ये जो थिकनेस है, T0 माइनस 100 dQ। तो ये हीट क्या हो रहा है, dQ अमाउंट ऑफ हीट dt टाइम में इसमें एंटर कर रहा है, तो ये अगर 100 पे है तो नाउ इट विल दिस dQ विल बी यूज्ड टू इवोपरेट द वाटर टू स्टीम। तो dQ कैन बी डन एज, जैसे वहाँ पे तो dQ अमाउंट अगर जा रहा है, जैसे Q अगर जाता है स्टीम क्यों बॉइलिंग वाटर को, तो क्या होता है Q इक्वल टू M इंटू LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। यहाँ पे हो जाएगा dQ विल बी DM इंटू LV। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर दोनों फिक्स हो गए, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, टेम्परेचर वॉज चेंजिंग टिल टेम्परेचर डिड नॉट रीच 100 डिग्री। तो यहाँ पे DM LV dt
तो dm by dt हो गया रेट ऑफ वेपर स्टीम फॉर्मेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ स्टीम फॉर्मिंग पर सेकेंड, तो दैट क्वांटिटी विल बी जो dm by dt है, दैट इज द रेट एट विच स्टीम इज फॉर्मिंग एंड दैट विल बी KAX LV. T0 विल बी गिवन टू यू, या कभी आपको dm by dt दिया हो सकता है, रेट ऑफ स्टीम फॉर्मेशन मास पर टाइम, तो यू कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, ये भी हो सकता है, या कभी कोई ये चीज़ अननोन हो, तो डिपेंड करता है क्या चीज़ है, लेकिन ये रिलेशन. द सेम थिंग कैन बी अचीव कि अगर यहाँ पे आइस होता एट 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे एक बर्नर है T0 टेम्परेचर, तो आइस मेल्ट होगा पर यहाँ टेम्परेचर 0 रहेगा, तो वहाँ पे ऐसा हो जाएगा dm, ये आपका स्टीम के लिए, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से dm by dt, the rate at which ice is melting, the rate at which ice is melting will be K of this material A by X, यहाँ T0 माइनस 0 हो जाएगा और नीचे LF हो जाएगा. तो ये आइस वाला सिनेरियो. कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक लार्ज रिजर्वॉयर है, लार्ज रिजर्वॉयर देने का मतलब होता है टेम्परेचर इज केप्ट सेफ. मान लो यहाँ पे स्टीम है, यहाँ पे एक रॉड से इन्हें कनेक्ट किया, इधर एक लार्ज रिजर्वॉयर है, और ये आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस और ये स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये एरिया A है, कंडक्टिविटी K है, लेंथ L है, तो हीट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. हीट करंट इधर एंटर कर रहा है, इधर से निकल रहा है, तो पहले तो H की वैल्यू तो क्या हो जाएगी KA by L 100 माइनस 0. जब तक आइस पूरा मेल्ट नहीं हुआ, जब तक स्टीम पूरा कंडेंस नहीं हुआ, यहाँ एक ग्लास में ये टेम्परेचर फिक्स है. इट इज अ वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, इट इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम, इवन इट कुड बी द लार्ज अमाउंट ऑफ बॉइलिंग वाटर भी हो सकता है, वो फिर डिपेंड करता है. स्टीम है तो जब हीट जाएगा तो स्टीम क्या होगा, कंडेंस भी हो रहा होगा. बॉइलिंग वाटर है तो बस हीट जा रहा है, वो बॉइलिंग वाटर ही रहेगा. तो यहाँ पे ये हो गया dq by dt, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पे एंटर किया, तो इस केस में dq जो इधर एंटर कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसके लिए लिख रहे तो हो जाएगा ये dm by dt L F लेटेंट फ्यूजन. और अगर इसके लिए लिख रहे हैं तो ये वैल्यूज अलग होगी. dm by dt ये हो गया स्टीम जो कंडेंस हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, और ये जो कंडेंस हो रहा है वो इधर से बाहर जा रहा है L V. तो आप ये भी कह सकते हो कि रेशियो ऑफ द मास ऑफ स्टीम condensing to ratio of the mass of heat, mass of ice melting per second का रेशियो क्या हो जाएगा. It will be simply जैसे ये this by this will be LV by LF, इस तरह से. बॉइलिंग वाटर है तो केवल आपका यही आ सकता है, what is the rate at which ice is melting.
तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा अब ये देखो, अच्छा यहाँ एक देखो, एक बात नोट करने की है कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस में ये बात पे ध्यान दिया था कि जो हीट कंडक्शन है, ये जो अरेंजमेंट है, जो आपकी रॉड है, वो किस तरीके की है। ज़्यादातर जब प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं, जब हमारा मेन कंसर्न यहाँ के टेम्परेचर को रिलेट करना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एरिया का रॉड दिया हुआ होता है, ए एल दिया है। लेकिन अगर ये वाला अरेंजमेंट चेंज हो जाए, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि रेदर देन ये सेम अरेंजमेंट है और इधर 2 रॉड कनेक्ट कर दिए, तो बाकी प्रॉब्लम सेम ही है, ये सब जो कॉन्सेप्ट लगना है वो सेम ही है। लेकिन उस समय ये जो अरेंजमेंट है, जो इसके थ्रू हीट करंट जा रहा है, तो यहाँ तो अभी हमने रेजिस्टेंस क्या यूज़ किया, L/K। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि बाकी सब तो सेम है, और dQ/dt विल बी, यहाँ पे टेम्परेचर 100 -0 बाई रेजिस्टेंस, इस सिस्टम का जो बीइंग्स इन सीरीज हो जाएगा L/K1A प्लस L2/K2A। पैरेलल है तो उस तरह से हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपका ऐसा अरेंजमेंट हो, सपोज आपने एक अरेंजमेंट ऐसा ले लिया, भाई किसी ने मना तो किया नहीं है कि आप ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते हो। एक बहुत लार्ज ब्लॉक है एंड यू हैव ज्वाइन थ्रू अ मेटालिक फ्रस्ट्रम कोन की तरह है। इसका रेडियस R1 है, इसका R2 है, ये लेंथ L है। तो अब आप क्या करोगे, प्रॉब्लम बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन तब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इस अरेंजमेंट का रेजिस्टेंस आपका आता है दैट कम्स L/K/R1R2। अब आपका इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा L/K/R1R2 ये, और बाकी वही, मतलब आपने एक रजिस्टर से इसे रिप्लेस कर दिया, बाकी तो वही प्रॉब्लम है। तो dQ/dt विल बी इक्वल टू, बाकी चीज यही लिखेंगे, लेकिन ये आपका ये वाला रेजिस्टेंस डेल्टा थीटा बाई। ज़्यादातर प्रॉब्लम में मतलब जब ये चीज़ें दी होंगी तो ये एक सिंगल रॉड ही दिया होगा या एट द मोस्ट इस तरह से दिया होगा, पर ये भी हो सकता है। या जैसे आपको आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया कि ये किस तरह से सिलेंड्रिकल रॉड है, इधर से हीट कंडक्ट हो रहा है, बीच में मटेरियल ही नहीं है, और यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो क्या हो जाएगा, तब ये इसका हो जाएगा, इसका कितना आता है, इसका वैल्यू आपका आता है L/, भाई आपकी वैल्यू इस वाले केस की वैल्यू आती है L/K/R2² माइनस R1²। तो जो रेजिस्टेंस हमने देखी थी वहाँ पे था, उस तरह से यूज हो जाएगी चीज़ें। तो ये हो। अच्छा अब नेक्स्ट है एक ऐसे हीट सोर्स या पावर सोर्स inside a box, a heat source or a power source inside a box या inside a room। जैसे कि बहुत बार सिनेरियो क्या है कि मान लो आपके साथ ऐसा सिचुएशन है, लेट्स अज्यूम कि ये कोई रूम है या कोई बॉक्स है
जो वॉल्स हैं वो थर्मली इंसुलेटेड हैं, बाद में वॉल्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली वॉल भी कंडक्टिंग होती है और डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दे आर फॉर्म लेस और मोर हो सकता है। पर यहाँ पे इंसुलेटेड है, पर यहाँ पे एक मेटेलिक प्लग है जिससे हीट कंडक्ट हो सकता है, और यहाँ पे एक मेटेलिक प्लग है जिससे हीट कंडक्ट हो सकता है। मान लो कि आपके पास एक साइड में टेम्परेचर आपने मेंटेन किया, मतलब बाकी थर्मली इंसुलेटेड है, बट दिस मेटेलिक प्लग इज मेंटेन एट टेम्परेचर T1 एंड दिस इज मेंटेन एट टेम्परेचर T2, लेट T1 ग्रेटर देन T2। तो यहां से हीट एंटर करेगा और इधर से हीट बाहर जाएगा। सपोज टेम्परेचर ऑफ द बॉक्स इज केप्ट कांस्टेंट एट सम टेम्परेचर थीटा या T, इसका टेम्परेचर T फिक्स मेंटेन है T0। तो उसके लिए मेंटेन करने के लिए आपको एक इसमें हीटर आप यूज कर रहे हो जिसका पावर P है। तो यहाँ पे अगर इसका टेम्परेचर T0 मेंटेन्ड है विच इज लेस देन T1 एंड ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट पावर सोर्स है, पावर में आल्सो जूल पर सेकेंड, हीट करंट की तरह वहाँ हीट करंट भी जूल पर सेकेंड या कैलोरी पर सेकेंड नहीं है। तो इधर से हीट एंटर किया, सपोज दैट हीट करंट इज H1, इस प्लग से जो एंटर कर रहा है, संग में ये पावर सोर्स से भी हीट आ रहा है प्लस पावर, और ये बाहर जा रहा है। दैट शुड, अगर इसको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है तो कोई भी हीट एक्यूमुलेट नहीं होनी पड़ेगी। एंटर किया, हीट सोर्स से जो आ रहा है वो, और बाहर जाए, तो जितना एंटर किया उतना बाहर चला जाए, तभी तो टेम्परेचर ऑफ द रूम है या बॉक्स से मिल में कांस्टेंट। अगर हीट एक्यूमुलेट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़े। तो यहाँ पे अब सॉल्व कैसे होगा, हीट करंट इसके लिए अगर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T0 है, ये X है, एरिया दिया हुआ है, तो वो इसका मतलब वही T1 माइनस T0 बाई इस प्लग का रेजिस्टेंस ऑफ प्लग 1 प्लस पावर सोर्स का जो पावर है माइनस T2 सेकेंड प्लग का। अगर आपको सब कुछ दिया तो यू मे नीड टू फाइंड द टेम्परेचर, कि जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो क्या होगा। समटाइम्स सब कुछ दिया, यू मे नीड टू फाइंड पावर सोर्स की, जो हीट सोर्स उसकी पावर क्या होनी चाहिए। बट दिस इज द प्रिंसिपल जो हम ऐसे प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस विल बी सिंपली x बाई के, यहाँ पे उसका x बाई के, एरिया सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, सीधे उसकी थर्मल रेजिस्टेंस भी दी हुई हो सकती है, उस तरह से। तो ये आपका ऐसे प्रॉब्लम्स में जहाँ पे एक हीट सोर्स एक बॉक्स के अंदर या रूम के अंदर जब यूज किया जाए। अच्छा, अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फ्यू रॉड, अच्छा ये देखो, few rods of material X and material Y are connected as shown in figure. The cross-sectional area of all rods are same. Area cross-section area सबका same है. If the end A is maintained at 80 degrees Celsius and
and F is maintained at 10 degrees Celsius, calculate temperature of the junction B and E in the steady state. थर्मल कंडक्टिव मटेरियल X जो दिया है, इट इज डबल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ये डिस्टेंस बीच में L दिया है और इनके लेंथ भी L दिया है। तो आपको निकालना है जंक्शन जो P और E है, ये जंक्शन और ये जंक्शन, इसका टेम्परेचर। तो एक्चुअली देखो, इस प्रॉब्लम को अगर हम एक सर्किट की तरह सॉल्व करें तो यहाँ पे इधर एक थर्मल रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4, ये पैरेलल में और ये तीनों सीरीज में। इनकी अलग अलग रेजिस्टेंस क्या होंगी? R1 विल बी इक्वल टू L KX, R2 विल बी, लेंथ विल बी, लेंथ कितना होगा भाई? ये इसका लेंथ है तो उसका रेडियस L/2 है, तो इसका रेडियस L/2 है, तो ये क्या हो गया? ट्वाइस पाई R हुआ, तो R तो L/2 है, तो ये हो गया पाई L, दिस विल बी पाई L। तो ये आपका हो जाएगा पाई L बाई KY A, R3 will be pi L by KX A and R4 is L by KY A। तो इसमें K आपके पास KX की वैल्यू अगर KY अगर K है, मान लो KY की वैल्यू K है, तो KX will be twice K, तो ये हो जाएगा L by 2KA, ये हो जाएगा पाई L by K, ये हो जाएगा पाई L by ट्वाइस K और ये L by K। अगर L by K को हम स्मॉल r मान लें तो दिस विल बी R by 2, this will be pi R, this will be R and this will be कितना हो जाएगा? pi R by। These are the thermal resistance। बाद में अगर R की वैल्यू लगी पर हमको वैल्यू यूज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि L की वैल्यू दी तो है नहीं, तो रेशियो में कैंसिल हो जानी चाहिए। तो यानी ये रेजिस्टेंस हो गई R by 2 pi R by 2 और R। अब यहाँ पे सबसे पहले हीट करंट यहाँ एंटर किया, इधर डिवाइड होगा और इधर वापस H आ जाएगा, वही सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो H1 H माइनस H1 और ये H। तो इसमें सीधा H निकालने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर 80 मालूम है, यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री मालूम है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? 80 माइनस, हमें H निकालना है। अगर ये पूरा एक सर्किट है तो बेसिकली अगर इसकी R नेट मिल जाए तो हमें H मिल जाएगा 80 माइनस 10 बाई R नेट इज H। तो H क्या हो जाएगा? R नेट क्या होगा इसका? R नेट विल बी R1 प्लस पैरेलल का क्या होता है? R2 R3 बाई R2 प्लस R3 प्लस R4। दिस विल बी R1 आपका क्या हुआ? R by 2। ये क्या हो गया? R2 R3 वाला, इसमें आपका एक हो गया पाई R
पाई आर बाई टू, ये कितना हो गया 3 पाई आर बाई टू प्लस R4 इज R। तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक पाई आर बाई टू कैंसिल हो गया, तो ये आपका रह गया पाई आर बाई 3 R बाई टू प्लस R, तो ये हो गया 3 R बाई टू पाई आर बाई 3, ये आपकी वैल्यू होगी R में। तो आपका हीट करंट हो गया 70 डिवाइडेड बाई दिस इज योर हीट करंट, ये आपका हीट करंट है। तो आपको टेम्परेचर ये निकालना और ये निकालना है, तो कैसे यूज करो, ये आपने हीट करंट निकाल लिया, पर अभी आपको हीट करंट की भी मैग्नीट्यूड नहीं मिला है, आर इज नॉट नोन टू यू, क्योंकि आपको के एल और ए की वैल्यू नहीं दी हुई है। आपको ये जो दिया कि इसका के से डबल है, पर आपको लेंथ या के इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हमको एक्चुअली हीट करंट एक्चुअली न्यूमेरिकली मिलेगा भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, यहाँ पे हमें टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हमें ये वाला टेम्परेचर चाहिए तो क्या इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ पे हीट करंट क्या है H, इट विल बी 80 माइनस TB इक्वल टू H इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे H तो ये है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 कितना है R बाई ऑफ करना, तो ये हो गया। और ऐसे ही तो इससे क्या आ जाएगा, नाउ यू कैन सॉल्व TB, और ऐसे ही आपका T माइनस 10 इक्वल टू इट विल बी H, यहाँ पे भी H है, इंटू R बाई इंटू R, H इंटू R। तो ये H आपका वही 70 बाई 3 बाई 2 प्लस पाई बाई 3 R इंटू R, तो ये ऐसा। तो इससे आप सॉल्व करके TE मिल गया, TB मिल गया। पाई की वैल्यू 3.14 रख के when you will solve you will get the answer। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब है कि मान लो कि आपके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर रिजर्वायर है और एक कोई बॉडी है जिसमें हीट एंटर कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर वेरिएशन विद टाइम। पहले हम ये एक सिनेरियो लें जिसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, उससे हीट कंडक्ट हो रहा है कहीं पे थ्रू सम अरेंजमेंट, दूसरे एंड पे देयर इज अ सम फिक्स्ड मास, फाइनाइट मास, वन इज अनफाइनाइट मास, तो फिक्स टेम्परेचर है, बट वन इज फाइनाइट मास, तो उसमें हीट एंटर कर रहा है। तो स्टडी स्टेट में क्या, यहाँ से हीट जाएगा वहाँ पे एंटर करेगा, लेकिन उस पर हीट एंटर करता जा रहा है, और इफ इट नॉट अ इनफाइनाइट मास तो इट्स टेम्परेचर विल चेंज। तो अब है कि हाउ द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी विल चेंज व्हेन one end is maintained at constant temperature and other end is attached with a finite mass body। तो अब देखो, मान लो कि ये लार्ज रिजर्वायर है, मेंटेन टेम्परेचर T0, इट कैन बी अ बॉइलिंग वाटर या कोई भी लार्ज रिजर्वायर का टेम्परेचर फिक्स है।
and there is a finite mass body of mass n, specific heat S, initial temperature इसका थीटा नॉट, where T naught is greater than T naught कम होगा तो फेस का टेम्परेचर कम हो विद टाइम, पर ये ज़्यादा है तो हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस एंड विच इज के, एरिया ए दिया हुआ है, लेंथ एल दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसी इंस्पेक्टर की क्या होगा, ये तो एक लार्ज रिजर्वायर है तो इससे अगर हीट फ्लो भी हो रहा है आउटसाइड या इसमें अंदर भी कभी आ रहा है तो इस टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन क्योंकि ये फाइनाइट बॉडी है, फाइनाइट मास बॉडी है, तो इसका टेम्परेचर एज ही हीट एंटर्स इनटू इट, इट्स टेम्परेचर विल चेंज विद टाइम। तो किसी इंस्टेंट पे इनिशियली ये था, किसी इंस्टेंट पे ये तो टी नॉट ही रहेगा, बट लेट दिस टेम्परेचर इज थीटा। और ये कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक वहाँ पे भी टेम्परेचर टी नॉट ना हो जाए। तो इन बिटवीन स्टेज चाहिए, तो किसी समय थीटा हो गया, किसी टाइम टी पे टेम्परेचर थीटा हो गया, तो इस समय हीट फ्लो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, हीट करंट क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी के ए बाई एल टी नॉट, यहाँ पे टी नॉट कॉन्स्टेंट और थीटा वेरिएबल है, ये हो गया। ये जो डी क्यू हीट आया वो किस में एंटर कर रहा है, दिस डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज एंटरिंग इनटू द बॉडी, तो डी क्यू कैन बी रिटन एज, और उसी का टेम्परेचर कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो डी क्यू कैन बी रिटन एज, हमने अभी कैलोरीमेट्री में पढ़ा था, ये तो सॉलिड बॉडी है या इवन लिक्विड भी हो सकता है, तो डी क्यू विल बी इक्वल, डी क्यू हो जाएगा एम एस, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन या वेपोरेशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे जो डी क्यू अमाउंट है दैट इज यूजिंग इन चेंजिंग द टेम्परेचर, तो एम एस डी थीटा, so this will become ms T नॉट माइनस थीटा। ये T टाइम पे जो हीट एंटर किया अगले टाइम T से T प्लस डी टी के बीच में, तो उसने इसका टेम्परेचर डी थीटा से चेंज किया, एम एस डी थीटा बाई डी टी इज दिस। ये यहाँ पे वेरिएबल थीटा है और एक टाइम वेरिएबल, हमें टाइम के संग थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो ये हो जाएगा एम एस को यहाँ ले आओ, ये तो कांस्टेंट हो गया, फॉर द टाइम में इसको एक कांस्टेंट लैम्डा कह देते हैं, बाद में इसको रख देंगे, लेट दिस कांस्टेंट इज लैम्डा। तो आपका हो गया डी थीटा बाई टी नॉट माइनस थीटा लैम्डा डी टी, के बाई एल एम एस को हमने एक कांस्टेंट लैम्डा बोल दिया बिकॉज दैट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम हियर, 0 से टी एंड हियर इनिशियल वॉज थीटा नॉट एंड किसी टाइम पे थीटा, डी थीटा बाई टी नॉट माइनस थीटा इक्वल टू लैम्डा डी टी 0 से टाइम टी, तो ये तो लैम्डा टी हो जाएगा। ये क्या होगा इसका इंडिकेशन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ डी थीटा बाई टी नॉट माइनस थीटा, डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स। तो अगर लीनियर फंक्शन ही नीचे है तो इट शुड बी लीनियर फंक्शन, तो एल एन ए एक्स प्लस बी बट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन टी नॉट माइनस थीटा बाई माइनस तो ये क्या आ जाएगा एल एन टी नॉट माइनस थीटा
बाई टी नॉट माइनस थीटा नॉट इक्वल टू, एक माइनस है तो माइनस लैम्डा टी, इट विल बी माइनस लैम्डा टी, क्योंकि ये माइनस इधर आ गया। ये क्या हो जाए, टी नॉट माइनस थीटा बाई टी नॉट माइनस थीटा नॉट, दिस इज द इनिशियल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो आपका टी नॉट माइनस थीटा नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी इज थीटा। ये आपका ये पहले इधर चला गया, फिर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो आपके पास टी नॉट माइनस इनिशियल टी पर 0 पे क्या है, ई पर 0 1, बॉडी टेम्परेचर वॉज थीटा नॉट। टी इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, दिस विल टेंड टू ई पर माइनस इनफाइनाइट इज 0, तो दिस इज 0, तो टी नॉट होना भी चाहिए। फाइनल टेम्परेचर एट द मैक्स कैन रीच टी नॉट, उसके बाद तो जाएगा नहीं, तो टी नॉट से और इन बिटवीन ही, तो ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर एक्चुअली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। इनिशियली टेम्परेचर वाज थीटा नॉट बट इट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली आपका इस तरह से। भाई आपके पास ये क्या हुआ, ये आपका एक कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा हुआ, टी नॉट माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस जो था, ये थीटा हो गया आपका। तो इसके अंदर अगर केवल हम ये कांस्टेंट, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो केवल इसका ग्राफ कैसा होगा, ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ आपका होता है एक्स पर 0 पे 1, इट इज ऑफ दिस नेचर। इसका ग्राफ ऐसा होता है, माइनस करने पे ग्राफ हो जाएगा इस तरीके का, और टी नॉट ऐड करने पे ग्राफ हो जाएगा इस तरीके, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले आपने ई पर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर ये एक कांस्टेंट टर्म ये ग्राफ ड्रॉ किया, देन माइनस से मल्टीप्लाई किया, एंड देन उसमें एक पॉजिटिव टर्म ऐड कर दिया। सबसे पहले ई पर माइनस ग्राफ, देन माइनस किया तो रिवर्स हो गया, एंड देन कोई ऐड किया तो पूरा ग्राफ हो गया, तो इट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एक ग्राफिकल रिलेशन भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कि आपका जैसे ये वाली वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी थीटा इनिशियल टेम्परेचर, मैक्सिमम टी नॉट, टेम्परेचर इज वेरी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जब एक बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है और एक बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर निकालना उस बॉडी का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब एक है कि मान लो दोनों ही फाइनाइट बॉडीज हैं, फाइनाइट मासेस हैं, और इनिशियल टेम्परेचर T1 T2 है, T इक्वल टू 0 पे, एक हायर पे एक लोअर पे है, तो एक से हीट जा रहा है, दूसरे में हीट एंटर कर रहा है, बट बीइंग बोथ फाइनाइट, इसका एक का टेम्परेचर कम हो रहा है, एक का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसमें दोनों बॉडीज के टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रहे होंगे। और समटाइम्स उसमें भी आता है कि फाइन तो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो इनिशियली T1 माइनस T0 T2 था, वो दोनों चेंज हो रहे हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो दो बॉडीज के बीच में है वो कैसे वेरी कर रहा होगा। तो अब एक सिनेरियो देखो, मान लो कि आपके पास फिर मैं एक बात ये कह रहा हूं कि अभी जब प्रॉब्लम हमारा फोकस इनके टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना ये सब आ जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो आपकी एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड या रेक्टेंगुलर रॉड हो जाती है, जो सीधा L/K रेशो जाता है। लेकिन
आप इस प्रॉब्लम को जरा सा और वो बना सकते हो कॉम्प्लिकेटेड बाय कनेक्टिंग देम थ्रू अ अरेंजमेंट जो कि कॉनिकल हो। तो आपका बाकी अप्रोच वैसे ही रहेगा जो हम यहाँ पे के बाई एल लिखते थे या डेल्टा थीटा बाई आर की जगह एल बाई के लिखते थे, वो उसकी रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा, नहीं बाकी और कुछ फर्क नहीं आएगा। अगर इसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट s1 है और टेम्परेचर इसका इनिशियली θ1 है, इसका मास m2 है, स्पेसिफिक s2 है और टेम्परेचर θ2 है। θ1 नॉट कह लो, θ2 नॉट कह लो, इनिशियल θ1 नॉट, θ2 नॉट। लेट θ1 नॉट इज ग्रेटर देन θ, यहाँ के ए एल। तो इसमें हीट बीइंग θ1 नॉट ग्रेटर, हीट यहां से यहां फ्लो करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये भी फाइनाइट बॉडी है, यहाँ भी फाइनाइट बॉडी है, किसी इंस्टेंट पे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इट्स टेम्परेचर विल बी फॉलिंग। m1 s1 मान लो इसका टेम्परेचर θ1 डैश हो गया, और या सिंपली θ1 कह लो, तो ये θ1 भी ये तो नॉट है, और ये m2 s2 θ2 किसी इंस्टेंट t पे। स्टिल दिस इज हायर देन दिस, हीट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो इस इंस्टेंट पे h का एक्सप्रेशन क्या होगा, h विच इज dq by dt will be k a by l θ1 minus θ। ये जो dq अमाउंट ऑफ हीट है इधर से निकल रहा है और इधर एंटर हो रहा है। भाई उस इंस्टेंट पे dt टाइम में इधर से dq अमाउंट हीट निकला और इधर एंटर किया, यहाँ से जो dq अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके टेम्परेचर फॉल में और इधर इसके टेम्परेचर राइज में। तो अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं इक्वेशन, तो dq शुड बी रिटन एज m1 s1 d। अगर इधर से dq अमाउंट ऑफ हीट निकला तो क्या हो जाएगा, ms d थीटा होता है, m1 s1 d θ1, लेकिन d θ1 नेगेटिव, टेम्परेचर इज फॉलिंग, ये मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो इसकी होगी माइनस m1 s1 d θ1 एक इक्वेशन ये होगी, और एक इक्वेशन इसी को आप लिख सकते हो कि जब dq अमाउंट ऑफ हीट यहां से निकल रहा है तो यहां पे एंटर भी तो कर रहा है, तो dq विल बी m2 s2, इधर टेम्परेचर राइज हो रहा है, प्लस m2 s2 d θ2 by dt k by l। अच्छा आप सबसे पहले देखो यहां पे कितने वेरिएबल है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल, θ1 θ2 एंड टाइम। इसमें भी 3 वेरिएबल है, θ1 θ2 एंड टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेदर देन अलग अलग टेम्परेचर निकालने के बजाय पहले हमें चाहिए होता है टेम्परेचर डिफरेंस किस तरीके से टाइम के संग वेरी कर रहा है। तो एक तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ, m1 s1 नीचे ले आओ और यहाँ पे m2 s2 नीचे ले आओ और फिर इन दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करने पे क्या आएगा, इन दोनों को अब ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या आएगा, दिस प्लस दिस विल गिव, ऑन एडिंग 1 and 2 क्या मिलेगा, माइनस डी बाई डी टी, इधर क्या आ जाएगा θ1 भाई माइनस डी θ1 बाई डी टी
प्लस डी थीटा टू बाई डी टी, क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करने पे ये लिख सकते हैं, इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू कॉमन आ गया इधर साइड में, और ये क्या हो गया? के बाई एल एम वन एस वन प्लस के बाई एल एम टू एस टू। लेट कॉल दिस एज कांस्टेंट लैम्डा, बाद में देंगे जरूरत पड़ेगी तो। ये और ये सपोज एक वेरिएबल, ये क्या बता रहा है? व्हाट दिस टर्म इज टेलिंग। ये टर्म क्या डिपेंड कर रहा है? थीटा वन है बॉडी वन का टेम्परेचर, थीटा टू है बॉडी टू का टाइम टी। दिस इज टेलिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज एट टाइम टी। लेट्स कॉल इट वाई। तो और ये भी वाई, तो ये हो गया माइनस डी वाई बाई डी टी इज लैम्डा। तो डी वाई बाई वाई माइनस लैम्डा डी टी, जीरो से टी। और y क्या बता रहा है? y क्या है? y कौन सा वेरिएबल है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन t इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट t इक्वल टू जीरो? थीटा वन नॉट माइनस थीटा टू नॉट। से जो हमें चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस एट टाइम t, लेट्स से। तो ये आपका हो जाएगा ln डेल्टा t एट टाइम t बाई माइनस, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा डेल्टा t एट टाइम t e टू थीटा वन नॉट माइनस थीटा टू नॉट e का माइनस लैम्डा की वैल्यू जहां पे आपकी दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज, दोनों फाइनाइट हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये क्या हो रहा है? इट इज एक्सपोनेंशियली, ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। बात भी सही है, पहले क्या था? ये था। फाइनली क्या हो जाएगा? जब t इक्वल टू जीरो पे इट वाज दिस, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इट हैज टू बी जीरो। ये दोनों बॉडी के टेम्परेचर जिस समय सेम आ जाएंगे उस समय ये हीट फ्लो बंद हो जाएगा, बट दैट विल अचीव एट इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ अगर चाहिए तो ये ऐसा है। यहाँ पे ये y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? y एक्सिस पे दोनों बॉडी के टेम्परेचर्स नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये हाँ, लेकिन अब अगर मुझे आपका ये चाहिए कि किसी एक बॉडी का, अब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर चाहिए सपोज, तो आई विल गो बैक अगेन टू दिस इक्वेशन। पहले अब मुझे अलग अलग बॉडी के टेम्परेचर चाहिए फंक्शन ऑफ टाइम, जो मैंने पहले प्रॉब्लम में निकाला था कि इसका उसका तो कांस्टेंट था, एक का वेरी करा था, और यहाँ दोनों ही विद टाइम वेरी कर रहे हैं। तो पहले मैंने निकाला वेरिएशन विद टाइम ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अब इस इक्वेशन पे आओ, तो ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी है किसी मोमेंट पे टेम्परेचर डिफरेंस, जो हम निकाल चुके हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी लिख सकते हैं माइनस डी थीटा वन बाई डी टी के बाई एल एम वन एस वन। दिस कैन बी डन एज, इसको क्या लिखेंगे? ई पर माइनस लैम्डा टी। तो बस अब तो वेरिएबल कौन से हो गए? ये पूरा कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वो है। अब टाइम है और थीटा वन है, तो यहाँ पे डी थीटा वन, ये कांस्टेंट सपोज के डैश बोल दो, ई माइनस लैम्डा टी डी टी जीरो से टी, ये थीटा वन नॉट से थीटा वन।
θ1 माइनस θ1 नॉट इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करके आएगा। ऐसे ही अच्छा दूसरे का तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक का मिल गया टाइम का फंक्शन, डिफरेंस मालूम है टाइम का फंक्शन, तो दिस माइनस अदर इक्वल टू दैट डिफरेंस, तो वो वैसे कर देगा। तो इस तरीके से आपका, मैं समझा कि दूसरे को फिर से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। तो θ1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस θ2 आपको चाहिए इक्वल टू डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम नहीं, तो वो तो ये आपका पूरा प्रॉब्लम। जब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं तो उसमें दोनों का डिफरेंस का फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम, अलग अलग टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, a cylindrical block of length, a cylindrical block of length 0.4 meter, a cylindrical block of length 0.4 meter and area of cross section 0.04 meter square. A cylindrical block of length 0.4 meter and area of cross section 0.04 meter square is placed coaxially on a thin metal disc of mass 0.4 kg, of mass 0.4 kg, mass 0.4 kg. $350K. A cylindrical block of length 0.4 meter and area of cross section 0.04 meter square is placed coaxially on a thin metal disc of mass 0.4 kg and the same cross section area. The upper face of the cylinder is maintained at a constant temperature of 400 Kelvin and the initial temperature of the disc is 300 Kelvin. If the thermal conductivity of the metal of the disc is this much, how long will it
take for the temperature of the disk to increase to 350 Kelvin? ये मेटल ऑफ द डिस्क नहीं, मेटल ऑफ द सिलेंडर होना चाहिए। मेटल ऑफ द सिलेंडर। A cylindrical block of length 0.4 meter and area of cross section this much meter square is placed coaxially on a thin metal disc of mass 0.4 kg Question actually here. If the thermal conductivity of the material is 10 watt per meter per Kelvin and specific heat of the disk ये एक डेटा मिसिंग है, मतलब यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट ही है, ये स्पेसिफिक हीट है और थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो मतलब एक्चुअली यहाँ पे वो बीच में ये जिस बुक से दिया उस बुक में ही ये मिसिंग है। तो ये 10 वाट पर मीटर पर केल्विन सिलेंडर का थर्मल कंडक्टिविटी है और डिस्क का स्पेसिफिक हीट तो पहले लॉजिक क्या होगा, अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ लेंथ, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए और आउट ऑफ 100 मार्क्स में ये उस समय 100 मार्क्स का पेपर आता था, 10 क्वेश्चन आए तो उसमें वन ऑफ द क्वेश्चन। एक सिलेंडर है और यहाँ पे उसी क्रॉस सेक्शन एरिया का एक डिस्क है। ये डिस्क है, ये सिलेंडर है जिसका लेंथ आपको कितना दिया है 0.4 मीटर। मास ऑफ द डिस्क आपको दिया हुआ है 0.4 kg। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम दिया हुआ है और वैल्यू भी दी हुई है, तो जो पड़े तो 0.04
मीटर स्क्वायर, इसका 0.04 मीटर स्क्वायर। और इसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इसका स्पेसिफिक दिया हुआ है। वन एंड ऑफ द सिलेंडर इज मेंटेन्ड एट 400 केल्विन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन डिस्क का। तो यहां पे पूछा 350 केल्विन होने में क्या टाइम लगेगा। तो ये प्रॉब्लम किस तरीके का है, हीट कहां से कहां, हीट फ्लो क्या होगा along the axis, ये it is maintained at constant temperature, और ये वेरिएबल एक स्मॉल डिस्क है जिसका टेम्परेचर वेरी करेगा। ये प्रॉब्लम वैसा ही हो गया कि एक फिक्स टेम्परेचर पे एंड है और एक का फाइनाइट बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो किसी मोमेंट पे मान लो इसका टेम्परेचर T हो जाए, यहाँ पे आपको वेरिएबल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको टाइम को रिलेट करना है। तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, इसका कब तक बढ़ेगा, जब तक 400 ना पहुंच जाए। तो किसी में टेम्परेचर T है तो उस समय हीट करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, हीट करंट dQ/dt विल बी इक्वल टू K एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बाई लेंथ एंड चेंज डिफरेंस इन टेम्परेचर 400 माइनस T। dQ को क्या लिख सकते हैं, ये dQ अमाउंट यहां से निकला इसमें एंटर किया, तो dQ कैन बी रिटन एज m s dt, और टेम्परेचर विल बी इंक्रीजिंग क्योंकि हीट तो एंटर कर रहा है उसमें, बाई d टाइम K बाई dt बाई 400 माइनस T और K बाई MSL d टाइम 0 से T। आपको क्या से क्या चाहिए, 350 से नहीं 300 से 350, 300 से 350। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ln 400 माइनस टी, वही ln 400 माइनस टी बाई कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज -1। तो ये हो जाएगा ln 400 माइनस टी लिमिट 300 से 350 Ka बाई MSL T माइनस ln 350 बाई 100, ln 50 माइनस ln 100, तो ये हो जाएगा ln हाफ, तो अल्टीमेटली ln 2 माइनस ln हाफ इज ln 2 इक्वल टू K की वैल्यू 10, एरिया 0.04, M 0.4, S कितना दिया है, S आपका दिया है 600, L दिया हुआ है 0.04, मास भी 0.4 था ना, और ये भी 0.4 और T, तो ये कैंसिल, ये कितना हो गया 16 to 4 240, तो 240 ln 2 is seconds में, ln 2 is 0.693, 2.303 2.3, तो 0.69 या 0.7 मान लो, 24 into 7 जो भी आएगा that will be your near about time it takes 10 marks के लिए it was quite easy।
3 rods of material X and 3 rods of material Y are connected as shown in figure. All the rods of identical length at cross-sectional area and cross-sectional areas and होना चाहिए. If the rod end A is maintained at 60 degree and the junction E at 10 degree, calculate the temperature of the junction B, C and D. The thermal conductivity of X is 9.2 into 10 power minus 2. 9.2 into 10 minus 2 kilocalorie per meter per degree Celsius, and that of Y is 4.6 into 10 minus 2 kilocalorie. ये प्रॉब्लम में ये जो सर्किट है कैसा है? इट्स अ दिस 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्शन इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. एंड अगर एक्स ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम हो देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर तो ये रेशियो क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, लेंथ और वो तो सेम ही है, L बाई इसके रेजिस्टेंस क्या है, L बाई के एक्स है, तो इसकी रेजिस्टेंस और इसके रेजिस्टेंस के है, तो ये रेशियो और ये रेशियो क्या होगा सेम, क्योंकि दोनों का मेटल सेम है, लेंथ सेम है, तो इसकी रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस सेम है, इसकी और इसकी सेम है, तो ये रेशियो और ये रेशियो या ये वाला रेशियो और ये रेशियो कोई भी चलेगा. तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 या R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4, तो ये दोनों ही क्या है वो रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो सेम होगा, मतलब इसके थ्रू हीट करंट नहीं जाएगा, इसमें ये रॉड का होना ना होना बराबर है, इसमें हीट करंट नहीं जाएगा. ये दोनों एंड तो क्या रहेंगे, जब हीट करंट ही नहीं गया तो दे विल बी एट सेम टेम्परेचर, वो निकालना है. बट ये तो पहले ही आपको मिल गया, जो पूछा है ना कि जंक्शन बी सी एंड डी, तो सी और डी का टेम्परेचर जो भी हो और दैट विल बी सेम. हाँ ये अलग होगा. अच्छा, जो हीट करंट यहाँ एंटर किया, जब यहाँ कुछ गया ही नहीं तो हीट करंट क्या होगा, केवल इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा. तो अगर इधर जो हीट करंट एंटर किया वही यहाँ पे भी एंटर किया, तो इस अरेंजमेंट को आप क्या बोल सकते हो, एक्चुअली इन दोनों का पैरेलल भी बोल सकते हो बिकॉज दे टेम्परेचर से, पर ये दोनों को सीरीज भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे जो एंटर किया वही इधर आ रहा है. तो आप इस तरह से इस अरेंजमेंट को ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो. आपने बीच में से ये रजिस्टर हटाई दी, वो अलग बात है कि इन दोनों में टेम्परेचर सेम होंगे, लेकिन H निकालते समय यू कैन रिमूव दिस रजिस्टर. तो ये सीरीज में हो गया, जैसे ये आपका ये हो गया आर वाई, ये आर एक्स, ये आर वाई और ये यहाँ पे तो कोई इधर करेगा, ये आपका है, ये टी है, ये टी बी है और ये टी है. तो आप पहले इस पूरे सर्किट को निकालो तो हीट करंट आ जाएगा. हीट करंट आ गया तो यहाँ पे एच गया, इधर डिवाइड हुआ, यहाँ पे बराबर बराबर डिवाइड होगा, नहीं ये अलग है, ये अलग है, तो अलग बराबर डिवाइड नहीं होगा, पर जो भी है इधर तो एच ही आएगा. तो एच आ गया तो टी ए माइनस टी बी इक्वल टू एच इंटू आर, टी बी आ गया. ये टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये टेम्परेचर निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा करंट को, क्योंकि अब क्या होगा इधर
और यहाँ पे दोनों का, या एक तरीका और भी है, या फिर इसको हीट, मैं सबसे पहले पूरा हीट में निकालो, फिर क्या होगा, एक H1 है तो दूसरा H माइनस H1 होगा। अगर ये H है तो आपने फिर वैल्यू किसके निकाल ली, H1 की वैल्यू निकाल ली। H1 की वैल्यू मिले तो ये क्या हो जाएगा, TB माइनस T इक्वल टू H1 RX, है ना। ये करो इस प्रॉब्लम को सुनो। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी देखो, इसका Y का जो है, अगर Y का K है, KY का थर्मल K है तो KX का 2K, आप पहले इसको यूज करो, पहले इस चीज को, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करो। तो इसमें दिया ना एक 9.28 4.6, तो अगर एक K है तो दूसरा 2K है, तो उस फैक्ट को यूज करते हुए $78 में आया हुआ क्वेश्चन है, 40 साल पुराना क्वेश्चन तो होना बनता है। ये देखो RY RX RX RY, ये आपको इस जंक्शन का भी टेम्परेचर निकालना। तो RY की वैल्यू, L और A तो सबका सेम है, तो RY इज, आपको KY कितना दिया, 4.6 ना। तो ये KY K है, KX, RY इज L बाई K, RX क्या हो जाएगा, L बाई ट्वाइस K। तो अगर RY की वैल्यू स्मॉल r है तो ये R बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर RY ये है तो RX R बाई 2 हो गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया R, यहाँ पे R बाई 2, R बाई 2 है, R की वैल्यू ये, जब जरूरत पड़े तो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, R प्लस ये RY कितना होगा, R और ये भी R। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच, टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस ये सीरीज में कितना हुआ, R इंटू 2R बाई R1 R2 बाई 3R। ये सीरीज में, ये नेट रेजिस्टेंस, तो H इंटू R इज, ये दो टेम्परेचर्स क्या दिए, 60 एंड 10, तो 60 माइनस 10, तो आपका 50, ये कितना 2R स्क्वायर बाई, तो 2R बाई 3 हो गया, 5R बाई 3 हो गया। तो दिस इज H इज 3 इंटू 50 बाई 5R, दैट इज 30 बाई H, 30 बाई R आ गया, ठीक है। H 30 बाई R आ गया, तो ये क्या हो गया, ये टेम्परेचर, ये है 60, लेट से ये जो भी है T डैश, 60 माइनस T डैश इज, यही आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट में करना, कुछ नहीं करना है। हमारे जहाँ से हल्के से प्रिंसिपल्स और कुछ और चीज हो जाएगी, बाकी तो यही इलेक्ट्रिकल सर्किट। 60 माइनस T डैश इज H इंटू R, H 30 बाई R, कितना हो गया, T डैश इज T डैश 30 हो गया। अब रह गया ये, अब इसको जैसा देखते हैं, इधर आप
आपका रेजिस्टेंस है R, इधर रेजिस्टेंस है 2R, इधर टेम्परेचर था 30, इधर है 10। तो इसके अंदर अगर करंट यहाँ पे H1 जाता है तो यहाँ पे H माइनस H1 जाएगा, पर इधर करंट कितना जाएगा? 30 माइनस 10 इज H1 R। H1 की वैल्यू क्या होगी? 20/R। H1 इज 20/R। ये टोटल हो गया पहले, इधर जो जा रहा है तो H1 तो आपको आ गया, लेकिन आपको कौन सा टेम्परेचर निकालना है? ये आपको ये टेम्परेचर निकालना है। तो इसमें यहाँ फिर डिवाइड किया आपने R/2, R/2, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर निकालना है। तो 30 माइनस T डबल डैश इज H1 जो कि 20/R है, और ये कितना है? R/2। तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 10, के की जरूरत ही नहीं पड़ी, इवन ये टेम्परेचर भी आपका, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये 30 होगा, इसलिए ये पैरेलल में भी है। इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है सेम है, और ये इसमें इसीलिए इस वाले रॉड में क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो वो ऑलरेडी कंडीशन ही उससे निकालते हैं, तो वो आपको सीधा यूज ही करना है कि इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आप इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि ये ऐसा दिया हुआ है, यू मे थिंक दिस प्रॉब्लम लाइक दिस, कि ये पैरेलल में हो गए, फिर टेम्परेचर सेम है, तब आपने पहले इसको सीरीज में लिया, फिर ये लिया, और फिर ये ऐड किया, आएगा सेम ही आएगा। यहाँ पे भी R/2 हो गया, ये R हो गया, ये R/2 और R हो गया, फिर ये सीरीज में हो गया, तो फिर और इसके संग ये वाला सीरीज में, तो पहले H निकालोगे, इधर यहाँ डिवाइड हुआ, फिर इधर डिवाइड हुआ, पर आगे चीज, पर इसमें यहाँ सही है, पहले सीधा ही सीरीज में लिया। आंसर विल बी इसके आपके ये 20 और 10। ये देखो एक a double pane window used for insulating a room thermally from outside used for insulating a room thermally from outside consists of two glass sheets, each of area 1 meter square and thickness 0.01 meter. A double pane window used for insulating a room thermally from outside consists of two glass sheets, each of area 1 meter square and thickness 0.01 meter, separated by a 0.05 millimeter thick stagnant air space. Separated, thickness 0.01 meter था, separated by a 0.05 millimeter thick stagnant air space. बीच में एयर स्पेस है, एक विंडो है, दूसरा बीच में एयर स्पेस है. In the steady state,
The room glass interface and the glass outdoor interface are at constant temperatures of, in the steady state, the room glass interface and the glass outdoor interface are at constant temperatures of 27 degree and 0 degree Celsius respectively. Calculate the rate of heat flow through the window pane. Calculate the rate of heat flow through the window pane. Also find the temperature of the other interfaces. Also find the temperatures of other interfaces. थर्मल कंडक्टिविटी आपको ग्लास का दिया हुआ है. K glass is given as 0.8 and K air is given as 0.08 watt per meter. The other interfaces. यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट, ये एक जरा सा इसको हम मैग्नीफाई कर देते हैं. पहला ग्लास है, ये आउटडोर है. बीच में एयर स्पेस है एंड देन अगेन ग्लास है एंड ये रूम हो गया.
तो इसके अंदर इसका डी थिकनेस दिया हुआ है, इसका d/2 दिया है ना, क्या तो दिया है e की वैल्यू 1.1 नहीं, थिकनेस 0.01 है ये आपका, अगर ये 0.01 है, ये 0.01 है, ये 0.05 एयर का थिकनेस ज्यादा दिया है। क्योंकि वही एयर क्यों दिया ज्यादा दिया, बिकॉज इट्स अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो बीच में आ जाएगा तो क्या ओवरऑल आपकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। थर्मल इंसुलेशन बहुत नहीं होता कि बीच में एयर छोड़ देते हैं, क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपके पास ग्लास से फ्लो किया, लेकिन क्योंकि जब सीरीज में ऐड होगा तो क्या होगा, ओवरऑल थर्मल कंडक्टिविटी से ऐड होना है, तो आपने K1 K2 है पर K का बहुत कम है, ओवरऑल आपका वैल्यू कम हो जाएगा, थिकनेस बढ़ गया तो उससे आपका हीट फ्लो में इधर से हीट फ्लो कर पा रहा है। अगर सीधे कांटेक्ट में होते तो इजीली फ्लोइंग, बीच में एयर नहीं कारण एक बैड कंडक्टर हो गया, तो थर्मल इंसुलेशन के लिए चीज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो हीट करंट तो जो यहाँ एंटर करेगा वो इधर जाएगा। टेम्परेचर्स क्या दिए हुए, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है इसके अंदर, टेम्परेचर 20 इन द स्टड रूम ग्लास इंटरफेस। रूम ग्लास इंटरफेस कौन सा हो गया, ये, और ग्लास आउटडोर इंटरफेस ये। तो हीट बेसिकली इधर से इधर जा रहा है, तो पहले इसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ग्लास, ये सीरीज में हो जाएगा, तो अगर इसका R1 है, ये R2 है और ये R1 ही होगा, तो आपका पहले हीट करंट हो जाएगा फिर R1 को क्या लिख सकते हो, R1 विल बी जो इसका D ऑफ ग्लास दिया है, थिकनेस ऑफ ग्लास, L/K ऑफ ग्लास, एरिया, R2 एरिया सेम ही होगा, एरिया विल बी सेम। तो ये आपका H आ गया। देन आपको बाकी इंटरफेसेस के टेम्परेचर चाहिए। एक तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट फ्लो, एरिया आपको 1 मीटर स्क्वायर दिया, तो एक तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो, तो ये हो जाएगा 27 2 इंटू R1 निकाल लो, एरिया आपको दिया है, K ग्लास दिया है, D ग्लास दिया हुआ है, R2 निकाल लो, तो R1 R2 सॉल्व करके H मिल जाएगा। फिर इंटरफेस टेम्परेचर क्या हो गया, ये वाला कौन सा इंटरफेस हो गया, ये ग्लास एयर इंटरफेस हो गया, और यहाँ पे भी एक ग्लास एयर इंटरफेस हो गया, मतलब ये ग्लास एयर इंटरफेस हो गया जो आउटडोर्स है, और ये इंडोर ग्लास का ग्लास एयर इंटरफेस। तो इन दोनों इंटरफेसेस के टेम्परेचर निकालने के लिए 27 माइनस, मान लो ये θ1 है, θ2 है, 27 माइनस θ2 इक्वल टू H इंटू इसकी रेजिस्टेंस, और θ1 माइनस 0 इक्वल टू H इंटू इसकी रेजिस्टेंस। तो ये मतलब बेसिकली एक सीरीज में आपके 3 वो है रोड्स। आंसर्स इसके आएंगे एक आएगा 26.48, एक ये आएगा 26.48, ये आएगा 0.52, 26.48 और ये 0.52 आएगा, और हीट करंट की वैल्यू आएगी 41.54 जूल पर सेकेंड। हीट करंट की वैल्यू है और टेम्परेचर आएगा एक 26.48
8.52 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडिएशंस Gracias.